बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम DBMS इन्वायरमेंट्स। यूजुअली हम लोग DBMS को दो तरह के इन्वायरमेंट्स में देखते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट और दूसरा होता है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट हमें पता है क्या होता है कि जब हमारे पास एक ही यूज़र होता है, सिर्फ उसी ने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो अगर आप DBMS के एडवांटेजेस को देखें तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे हमारे पास फंक्शंस हैं या बहुत से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होती या जिनकी सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट में ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ज़ाहिर है सिंगल यूज़र है तो हमने नेटवर्क पे तो नहीं जाना, ज़ाहिर सी बात है पीसी पे स्टैंड अलोन सिंगल पीसी की बात हो रही है। देयर इज़ नो नीड टू सपोर्ट डाटा कम्युनिकेशन। हमने पीछे एडवांटेजेस ऑफ DBMS में कंकरेंसी कंट्रोल को स्टडी किया था। तो अगर हम सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट देखें तो सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट में कंकरेंसी कंट्रोल की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंकरेंसी कंट्रोल हमने क्या स्टडी किया था वो ये होता है कि जब मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे सेम चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट में क्या है, एक ही यूज़र है और वो उसे एक्सेस कर सकता है, उसकी यहाँ पे फिर हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस की बात करते हैं, तो ये बात याद रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी यूज़र डेटाबेस इन्वायरमेंट। ओके, तो अभी हम लोग अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम लोग देखेंगे कि मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में वो कौन कौन से आर्किटेक्चर्स थे जो यूज़ होते रहे। ओके, यहाँ पे हम आर्किटेक्चर्स ऑफ मल्टी यूज़र DBMS को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ टेली प्रोसेसिंग, सेकेंड इज़ फाइल सर्वर आर्किटेक्चर एंड थर्ड वन इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इन तीनों को वन बाई वन हम डिटेल में देखते हैं। टेली प्रोसेसिंग ये ट्रेडिशनल मल्टी यूज़र DBMS इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे अगर आप ये फिग देखें तो यहाँ पे आप देखें देयर इज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर और यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो इस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। ओके, अब यहाँ पे जिन्हें मैं क्लाइंट्स कह रहा हूँ ये इन्हें हम टर्मिनल बोलते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये डम टर्मिनल्स होंगे। डम टर्मिनल्स से मुराद ये है कि जिनकी अपनी कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। तो अगर इनकी अपनी कोई भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती तो ये इनका फिर यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये जस्ट इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। बाकी जितनी भी इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, स्टोरेज कैपेबिलिटीज़, ये सारी इस सेंट्रल पीसी की यूज़ करेंगे। यहाँ सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर आपका फिर जितना भी DBMS है, जो भी आपका डेटाबेस है, वो भी यहाँ पे ही इंस्टॉल्ड है। तो हमने कहा कि टेली प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो है ये ट्रेडिशनल DBMS मल्टी इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल पीसी यूज़ होता था, सेंट्रल कंप्यूटर यूज़ होता था, ये मेन फ्रेम या फिर इस तरह का कोई सिस्टम यूज़ होता था जो इन क्लाइंट्स को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता था। टेली प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है या फिर इसमें जितना भी आपका DBMS होता है वो सारा सेंट्रलाइज्ड होता है। अब ये जो बाकी जितने भी आपके टर्मिनल्स हैं ये तो डम टर्मिनल्स हैं, मतलब इनकी अपनी कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो सारा बर्डन सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर है। इस लिहाज से जैसे जैसे यहाँ पे यूज़र्स ऐड होते जाएंगे तो ज़रा बर्डन इंक्रीज़ होता जाएगा और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इफ़ेक्ट होती जाएगी। ये इतनी ज़्यादा सूटेबल अप्रोच नहीं थी। 1960s की बात हो रही है ना, ये उस टाइम से ये अप्रोच चल रही है। तो अभी जो है ये अप्रोच जो है डेटाबेस सिस्टम में यूज़ नहीं होती। सेकंड जो हमारा आर्किटेक्चर है दैट इज़ फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। टेली प्रोसेसिंग के बाद जो नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ वो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर था। देखें तो बहुत से वर्क स्टेशन एक फ़ाइल सर्वर के साथ अटैच हैं। ये एक किस्म का नेटवर्क है, लेन ही आप कह सकते हैं। अच्छा, वर्क स्टेशंस डम टर्मिनल से बहुत बेहतर होते हैं। इनके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि जितने भी वर्क स्टेशन हैं उन पे DBMS की कॉपी रन कर रही होगी और जितने भी आपकी फ़ाइल्स हैं या डेटाबेस हैं वो फाइल सर्वर के ऊपर पड़ी होंगी। तो आपने जब भी वर्क करना होगा आप फाइल
सर्वर को अप्रोच करेंगे। फाइल सर्वर आपको जितना भी डेटाबेस है, जितनी भी फाइल्स हैं, वो आपके लोकल वर्क स्टेशन पे सेंड कर देगा और आप अपना वहाँ से और आप वहाँ से फिर अपना रेलिवेंट डाटा जो है वो अप्रोच कर लेंगे। लेकिन इस आर्किटेक्चर का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत कंजस्टेड रहता है। का मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि अगर आपके पास आपने डेटाबेस में कोई 2 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देखना है और आपके पास उस टेबल में 500 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब डेटाबेस ये क्या करेगा, यहाँ से फाइल सर्वर क्या करेगा, इसने आपके लोकल वर्क स्टेशन पे कंप्लीट फाइल सेंड की है और उस कंप्लीट फाइल में वो बजाय इसके कि आपको 2 जो आपके रेलिवेंट पर्सनस हैं जिनका आप रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं उनका रिकॉर्ड सेंड करे, या इसने आपको पूरी फाइल सेंड की है। अब आपने वहाँ से 500 में से रेलिवेंट, मैंने कहा रेलिवेंट आप अपना रिकॉर्ड देख लेंगे, तो वहाँ से फिर अब आप अपना वो रेलिवेंट रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आप कंजेस्टेड नेटवर्क टाइप है, ये इसका मेन ड्रॉबैक है। तो इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मेन इसके डिसएडवांटेजेस में ये चीज़ आ जाती है। सेकंड, हमने कहा कि जितने भी वर्क स्टेशंस हैं उन पे डेटाबेस की कॉपी होती है। इट मीन कि आपके वर्क स्टेशंस की कुछ ना कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज आ रहा है उसमें अगर तो रिट्रीवल के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दूसरे ऑपरेशन जैसे कि कंकरेंसी है, इंटीग्रिटी है, रिकवरी है, इस तरह के ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि हर वर्क स्टेशन पे एक डेटाबेस की कॉपी मौजूद है और फिर सब डेटाबेसेस को सिंक्रोनाइज़ करना और वहाँ से कंकरेंसी, रिकवरी और इंटीग्रिटी को अचीव करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो अभी तक का बहुत फेमस आर्किटेक्चर है और DBMS में यही आपको मिलेगा, यही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, आई होप आप लोग इससे फेमिलर होंगे। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है जिसमें कुछ क्लाइंट्स होते हैं और एक सर्वर होता है। क्लाइंट्स का काम ये होता है कि वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, और सर्वर जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आती हैं जो वो उनके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप जाके ब्राउज़र पे पहली क्यूरी क्या करते हैं, समटाइम आप www.google.com लेट्स सपोज आप ये क्यूरी इंटर करते हैं, तो जिस सिस्टम से, जिस मोबाइल से, जिस पीसी से आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो क्लाइंट है। तो ये जो गूगल है ये किसी और सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो आपने रिक्वेस्ट की उस सर्वर से कि मुझे भाई गूगल चाहिए, तो उसने क्या किया कि फिर आपको गूगल की सर्विस जो है प्रोवाइड की। दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज आ सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड सेकंड इज़ 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अच्छा, अब ये जो क्लाइंट है बेसिकली ये यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, और ये जो सर्वर है ये डेटाबेस और DBMS को होल्ड कर रहा होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू टेली प्रोसेसिंग एंड फाइल बेस्ड सिस्टम, यहाँ पे आपके पास जो डेटाबेस की एक्सेस होती है वो बहुत वाइडर होती है। आप बहुत इजीली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है क्योंकि जो आपका सर्वर है ये एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। वहाँ पे स्पेसिफ़िक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ पे आपके क्लाइंट को इतना ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की डिमांड नहीं है। फिर कम्युनिकेशन कॉस्ट भी कम होगी। कम्युनिकेशन कॉस्ट किस तरह से कम होगी कि आप जब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो पूरी फाइल नहीं सेंड कर रहा, जस्ट वही पोर्शन सेंड कर रहा है जो आपने रिक्वेस्ट की है। तो अभी हमने पीछे बात की कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ 2 टियर आर्किटेक्चर एंड सेकंड इज़ 3 टियर आर्किटेक्चर। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ 2 टियर आर्किटेक्चर। यहाँ पे अगर आप ये फिग देखें तो ये आपके पास 2 टियर आर्किटेक्चर की आपके पास फिग है। यहाँ पे एक टियर जो है वो क्लाइंट की है और सेकंड टियर इज़ अबाउट डेटाबेस।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो फर्स्ट ईयर है वो क्या करती है, यूज़र इंटरफेस को हैंडल करती है, बिजनेस एंड डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक्स को ये डील करती है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लाइंट के ऊपर क्या होगा, जस्ट एप्लीकेशंस होंगी, यूज़र इंटरफेसेस होंगे, और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये लिंक होंगी DBMS के साथ, और DBMS जो है वो रिज़ाइड करता है सर्वर के ऊपर। ओके, तो सर्वर साइड पे जो हमारी टीयर होती है उसमें क्या होता है कि उसमें सर्वर साइड वैलिडेशंस होती हैं कि एक्सेसिबिलिटी देखी जाती है कि यूज़र जो इसको एक्सेस कर रहा है वो उसको ये राइट है कि नहीं है। देन डेटाबेस एक्सेस होती है कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी ऑपरेशंस हैं तो इंटीग्रिटी ऑपरेशंस की वायलेशंस तो नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे देखी जाती हैं। तो अब स्टडी करते हैं 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये देखते हैं कि जब हमारे पास 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मौजूद था तो 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की हमें नीड क्या पड़ी। अच्छा, अब 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या इश्यूज थे वो देख लेते हैं पहले। कि 2 टियर आर्किटेक्चर में पहला इशू ये था कि आपका क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैट था। फैट मीन के उस पर जो एप्लीकेशंस थी वो वहाँ पे यूज़र इंटरफेस और जो बिज़नेस लॉजिक्स थी वो आपके सिस्टम को ओवरबर्डन कर रही थी। और दूसरा वहाँ पे बर्डन ये था कि आपके जो क्लाइंट साइड है वहाँ पे भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडेक है ये वहाँ पे भी ज़्यादा था कि आपको वहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था, उन्हें मॉनिटर करना पड़ता था, एक्सेस करना पड़ता था। इस तरह की वहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ जो हैं परफॉर्म हो रही थी क्लाइंट साइड पे। तो फिर 1990s में जब एप्लीकेशन सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स हो गया तो 1995 में 3 टियर आर्किटेक्चर को पोस्ट किया गया। यहाँ पे अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो हमारे आर्किटेक्चर को 3 टियर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो फर्स्ट टियर इज़ अबाउट क्लाइंट, और क्लाइंट में जस्ट यूज़र इंटरफेस को हैंडल किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरा काम नहीं किया जा रहा। आपकी वहाँ पे जो सेकंड आपने देखा था कि 2 टियर आर्किटेक्चर में यूज़र इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक्स और डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक्स जो थी वो क्लाइंट साइड पे हैंडल हो रही थी, जो कि ओवरबर्डन कर रही थी। अब यहाँ पे इसके लिए सेकेंड टियर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, एप्लीकेशन सर्वर। ओके, और यहाँ पे आपकी जो बिजनेस लॉजिक्स और डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक्स हैं वो डील हो रही हैं। तो थर्ड टियर को आप देखें, डेटाबेस सर्वर। तो जाहिर है यहाँ से आप डाटा की वैलिडेशंस और डेटाबेस की एक्सेस वगैरह सारी जो है ये थर्ड टियर में डील हो रही है। अगर मैं आप तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल कोड करूँ तो आपका जो वेब सर्वर होता है, पीछे भी मैंने आपको यही एग्जांपल दी है, वो क्या होता है, आपका क्लाइंट होता है जो कि आपके यूज़र इंटरफेस को हैंडल कर रहा होता है और एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के बाद फिर आप वो क्या करता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है और वहाँ से आपका जो डाटा है, जितना भी डाटा है वो हैंडल हो रहा होता है। ये सारी बातें बैकएंड की होती हैं। आप यहाँ पे बैठ के यूज़र इंटरफेस से अपने वेब ब्राउज़र से जो भी चीज़ आपने एक्सेस करनी होती है वो आप एक्सेस कर लेते हैं। अब एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ, यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है यहाँ पे, तो आप इन दोनों लेयर्स पे फिर किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको इंटरफेस किस तरह से शेयर हो रहा होता है। जिस तरह के आप मोबाइल से भी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप टिकटॉक की एग्जांपल ले लें, हर दूसरे दिन जब बैन हुई होती है तो उसमें क्या होता है कि क्या नाम है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस आप टिकटॉक ओपन कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शो होता है कि आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं है, या फिर आपको लास्ट वीडियो जो है वो शो तो हो रही होती है, उससे आगे अपडेटेड वीडियो ना तो अपडेटेड वीडियो आ रही होती है, ना ही आपका जो एप्लीकेशन है वो लोड हो रहा होता है। बस वही एक जो वीडियो होती है आप उसी पे स्टक हुए होते हैं। ठीक है, आपका ये जो एप्लीकेशन सर्वर है ये अपडेट नहीं हो रहा होता, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा वैलिडेशन की मैंने बात की ना कि डाटा वैलिडेशन, तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लग गई है। जब यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लग गई है तो ये दो लेयर्स भी क्या हो जाएंगी, वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेंगी। तो अब एडवांटेजेस ऑफ 3 टियर आर्किटेक्चर देखते हैं।
यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो बहुत थिन हो गया है। थिन से मुराद ये है कि यहाँ पे अब आपका बर्डन नहीं है, आपकी जो बिज़नेस लॉजिक्स वगैरह थी वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका जस्ट बेसिक एक क्लाइंट है, जिस तरह कि वेब ब्राउज़र मैंने एग्जांपल दी, तो आपका क्लाइंट जो है वो बहुत थिन हो गया है। सेकेंड जो एडवांटेज है, एप्लीकेशन मेंटेनेंस इज़ सेंट्रलाइज्ड, कि अब आपकी यहाँ पे क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक अलग से टीयर पे मैनेज हो रहा है, तो वो आपकी एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। कहीं पे भी कोई भी चेंज करना होता है तो एक जगह पे आप चेंज कर लेते हैं। जबकि 2 टीयर आर्किटेक्चर में क्या था कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, हर एक क्लाइंट के साथ हर एक एप्लीकेशन पे थी। तो वो अगर आपने कोई चेंजेस करना था तो फिर वो आपको जितने भी आपके अटैच्ड क्लाइंट थे वो सब जगहों पे आपको चेंज करना पड़ा था। जबकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, जस्ट वन चेंज इन वन प्लेस। ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ डाटा इंडिपेंडेंसी का कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आप एक टीयर में चेंज करते हैं तो बाकी टीयर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो गई है। लोड बैलेंसिंग बहुत ईजियर किस तरह हुई, जब आपने सेपरेशन की बिजनेस लॉजिक की और डेटाबेस फंक्शंस की, कि एक टीयर जो है वो बिजनेस लॉजिक्स को हैंडल कर रही है और दूसरी टीयर जो है वो डेटाबेस फंक्शंस को क्या नाम है हैंडल कर रही है। तो अब यहाँ पे लोड की भी बैलेंसिंग हो गया, ओवरलोड नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप टीयर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप टीयर्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये मिलती है, लेकिन हम अभी तक 3 टीयर आर्किटेक्चर ही यूज़ करते हैं, आपको डेटाबेस में यही मिलेगा। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।